हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं यूपीएससी के द्वारा पूछे गए वर्ष 2018 में पूछे गए एक सब प्रश्न के उत्तर को डिस्कस करने जा रहा हूं। 2018 में यूपीएससी ने क्वेश्चन नंबर 3 पेपर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के सब सेक्शन या सब क्वेश्चन सी, सेक्शन तो एक ही था ए, उस सेक्शन के क्वेश्चन नंबर 3 के सब क्वेश्चन सी में एक प्रश्न पूछा था कि पावर अथॉरिटी और लेजिटिमेसी के बीच अंतर स्पष्ट करिए। मोटे तौर पर आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, चूँकि प्रश्न बहुत छोटा है उसी हिसाब से इसका उत्तर भी होगा। दूसरे शब्दों में प्रश्न जटिल नहीं है, छोटे से मतलब नहीं है, मतलब जटिल नहीं है, प्लेन है। मोटे तौर पर आप क्या करिए, इंट्रोडक्शन और एक्सपेंशन का एक पैरा बनाइए, इवेल्युएशन और कंक्लूजन का दूसरा पैरा बनाइए और इसे 250 शब्दों तक समेटिए। यानी मान लीजिए अगर आपको 250 शब्द में ही लिखने को दिया भी गया है तो इसे 250 शब्दों तक ही समेटिए। मोटे तौर पर आप 5-6 विद्वानों के नाम से पावर और अथॉरिटी को परिभाषित कर दीजिए। इवेल्युएशन में से आप इवेल्युएशन में आप वर्तमान में बांग्लादेश और किम जोंग उन दो यानी नॉर्थ कोरिया वगैरह का एग्जाम्पल दे दीजिए और उसके बाद से कंक्लूजन ड्रॉ कर दीजिए। कंक्लूजन में 9 तो इंट्रोडक्शन से 1-2 विद्वान हटा दीजिए और उनको कंक्लूजन में डाल दीजिए। मोटे तौर पर आप ये समझिए कि आपका उत्तर एकदम प्लेन किस्म का होगा 250 शब्दों में, और इसमें भागने इधर ज़्यादा एनालिसिस, ज़्यादा इवेल्युएशन का कोई स्कोप नहीं है। इसलिए बिना मतलब उछल कूद मचाने से नंबर कटेगा ही नंबर मिलने की जगह। तो सबसे पहले आप कार्ल मार्क्स और एंगल्स को डिफाइन कर दीजिए। उन्होंने पावर स्ट्रगल को पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट न मानते हुए इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट माना है और उसे क्लास स्ट्रगल के रूप में देखा है। दूसरे शब्दों में उन्होंने राजनीतिक इसको उपकरण के रूप में न देख करके इसको आर्थिक उपकरण के रूप में देखा है। मार्क्स ने वैसे भी ज़्यादातर चीज़, मार्क्स और एंगल्स दोनों ने ज़्यादातर इतिहास के विकास में मैटर को ही देखा है। इसीलिए कहा जाता है डायलेक्टिक मटेरियलिज्म उनका फिलोसॉफिकल अप्रोच है और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म उनका एम्पिरिकल अप्रोच है, यानी व्यवहारिक अप्रोच है, जिससे हम व्यवहार में देखते रहते हैं। भाई आपके पॉकेट में पैसा ना हो तो कोई पूछेगा थोड़े ही। राजनीति में भी लोग आज की डेट में तो कम से कम इसीलिए आते हैं, जन सेवा तो वो केवल कहने वाली बात होती है, निजी मेवा काटना या पैसा कमाना प्रमुख होता है। चूँकि लोकतंत्र है तो सत्ता रियली नेताओं के हाथ में ही होती है, तो इस वजह से लोग राजनीति में आते हैं कि भाई राजनीति में हम आएंगे तो 10 लोग पूछेंगे, फिर तमाम तरह के पैसे कमाने के स्कोप खुल जाते हैं। उसी पर पार्टियां चलती रहती हैं 10 साल 15 साल। हालांकि उससे ज़्यादा लंबे समय तक अगर आप सत्ता से बाहर रह जाएं तो जैसे मछली पानी से बाहर होकर के तड़पती रहती है, वही स्थिति नेताओं की हो जाती है। उनके जो गाल होते हैं वो पिचकने लगते हैं और उनकी स्थिति तड़पती हुई मछली जैसी हो जाती है, जो इस समय हो रही है कुछ नेताओं की, कुछ पार्टी के नेताओं की। खैर जो भी है, मोटे तौर पर कहने का तात्पर्य ये है कि पावर को डिफाइन करते समय मार्क्स और एंगल्स को डिफाइन करिए और इनके 1848 के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और कैपिटल, जिसे मुख्य रूप से 3 वॉल्यूम में लिखा था पहले मार्क्स ने, बाद में एंगल्स के साथ मिलकर के उन्होंने बुर्जुआई और प्रोलेटेरिएट BOURGEOIS यानी वर्तमान पूंजीपति वर्ग को उन्होंने बुर्जुआई के रूप में चित्रित किया। उन्होंने इतिहास की व्याख्या किया, पहले मास्टर और स्लेव के रिलेशन को बताया, उसके बाद से लॉर्ड और सर्व के रिलेशन को बताया, फिर उसके बाद से बुर्जुआ और प्रोलेटेरिएट यानी सर्वहारा वर्ग, श्रमिक वर्ग को उन्होंने प्रोलेटेरिएट के रूप में चित्रित किया। उन्होंने कहा कि बुर्जुआ वर्ग के पास तो सारे संसाधन होते हैं, जैसे कच्चा माल में उनके पास पूंजी होती है, मशीनरी होती है, उनके पास कच्चा माल होता है, लैंड होता है, उनके पास खरीदने के लिए लेबर भी होता है, लेकिन लेबर के पास केवल एक ही चीज़ होती है, अपना श्रम बेचने के सिवा उसके पास दूसरा कुछ नहीं होता है। यानी वो सर्वहारा वर्ग है, उसके पास सब कुछ वो हार चुका है, जीवन में उसके पास कुछ भी बचा नहीं है।
इस प्रकार से कहा ही जाता है कि मार्क्स ने पूरे इतिहास की व्याख्या मैटर के रूप में की, यानी रियलिटी से वो विचार की ओर चलता है, विचार से रियलिटी की ओर नहीं, कॉन्शसनेस या आइडिया से वो मैटर की ओर नहीं चलता, जैसा कि उसके गुरु हीगल ने किया था। इसीलिए कहा जाता है हीगल को उसने सर के बल खड़ा कर दिया। एक्चुअली वो हर चीज़ को मैटर के रूप में देखता है और सच्चाई भी काफ़ी हद तक इसके करीब ही है। मोटे तौर पर हर आदमी को आर्थिक रूप से मजबूती चाहिए, और अगर वो मजबूती मिलती है तभी जा कर के वो राजनीति या हो या किसी और जगह हो, किसी अन्य चीज़ में हिस्सेदारी कर सकता है। मोटे तौर पर उसके लिए आर्थिक रूप से मजबूत होना सबसे महत्वपूर्ण होता है, और यही समृद्धि का कारण भी है, यही समृद्धि का आधार भी है। वर्तमान सरकारें भी आर्थिक नीतियों को राजनीति से जोड़ करके देखते हैं, इसीलिए पॉलिटिकल इकॉनमी का हम जिक्र करते हैं, और वो बताती हैं कि भाई ऐसा है कि आपकी जो गरीब लोगों की प्रगति है वो राजनीति से नहीं बल्कि पैसे से होनी है, दूसरे शब्दों में अर्थ से होनी है। इसीलिए कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने ज़्यादातर इतिहास की व्याख्या में मैटर का ही प्रयोग किया, यानी मैटर से वो विचार की ओर चलते हैं। वो कहते हैं भाई अगर आपके पास टेबल बनाने की लकड़ी पहले से मौजूद है तो टेबल बनाने का विचार भी आपके अंदर आ जाएगा। अगर लकड़ी ही नहीं है तो विचार आकर के क्या करेगा, वो विचार शून्यता की स्थिति होगी। दूसरे शब्दों में वो मैटर से विचार की ओर चलते हैं, वो विचार से मैटर की ओर नहीं चलते, जैसा कि उनके गुरु कार्ल मार्क्स के गुरु GWF हीगल ने कहा था, जिनके 1831 में जिनका देहांत हो गया था। 1770 में उनका जन्म हुआ था, वो भी जर्मन फिलोसफर ही थे। और कार्ल मार्क्स और एंगल्स के बीच जन्म के समय ज़्यादा अंतर तो नहीं था, एंगल्स थोड़े छोटे थे 2 साल के करीब उम्र में, लेकिन मौत के समय कार्ल मार्क्स की पहले मौत हो गई और उसके लगभग 10-12 साल बाद एंगल्स की मौत हुई। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि एंगल्स थोड़े से समृद्ध परिवार के भी थे और इसलिए खाते पीते परिवार के थे। कार्ल मार्क्स ने अपने जीवन में काफ़ी चीज़ों को झेला था। जर्मनी से भागकर फ्रांस गया, फ्रांस से भागकर वो ब्रिटेन आया, वहाँ आकर के एंगल्स से फिर मिला और दोनों ने मिल कर के, चाहे वो डायलेक्टिक मटेरियलिज्म हो, चाहे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म हो या अन्य पुस्तकें हों, इनको उन्होंने प्रकाशित करवाया, जॉइंटली ऑथर किया और फिर उसके बाद से प्रकाशित करवाया। प्रकाशन में भी एंगल्स ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, तो उनको परिभाषित करिए। उसके बाद से मैक्स वेबर को परिभाषित करिए। मैक्स वेबर के सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, जो उनके मरने के बाद 1920 में मैक्स वेबर की मृत्यु हो गई थी, 1864 में जर्मनी में ही उनका जन्म हुआ था, 1920 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उसमें उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के बारे में बताते हुए पावर के बारे में भी बताया, और पावर को वो दबाव युक्त यानी कोर्सिव रूप में देखते हैं। कार्ल मार्क्स और एंगल्स जो हैं पावर को जहां क्लास स्ट्रगल के रूप में देखते हैं, वहीं मैक्स वेबर ने पावर को ये बताया भाई गला दबा करके, जैसे कोई माफिया गुंडे मवाली होते हैं, जैसे किसी शरीफ आदमी का अपहरण कर लें और कनपट्टी पर बंदूक लगा के बोल ये करता है कि नहीं करता है, नहीं तो गोली मार देंगे। तो कतारे साहब हम कर देंगे, यानी जान किसको प्यारा नहीं होता है। यही पावर है। पावर में जब लेजिटिमेसी यानी जो जिसे लोग स्वीकार करें, जो लोगों की नज़र में जायज़ हो, उचित हो, उसे लेजिटिमेसी वैधानिकता कहते हैं। पावर को हिंदी हम लोग शक्ति बनाएंगे, अथॉरिटी का सत्ता या प्राधिकार बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। हालांकि कहीं कहीं पावर की भी हिंदी सत्ता के रूप में चित्रित की जाती है, यानी सत्ता के रूप में ट्रांसलेट किया जाता है पावर को भी, लेकिन हम लोग यहाँ पावर को शक्ति के रूप में देखेंगे और अथॉरिटी को सत्ता या प्राधिकार के रूप में देखेंगे। लेजिटिमेसी की हिंदी हम लोग वैधानिकता, यानी जिसे लोग स्वीकार कर लें वही वैधानिक है। अब जैसे बांग्लादेश में अभी 6 महीना पहले शेख हसीना डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होकर के आई थी, ये इवेल्युएशन में दीजिएगा, लेकिन इसे लोगों ने स्वीकार नहीं किया और आज की डेट में विद्रोह हो रहा। उसी प्रकार से गोटबाया राजपक्षा जो कि राष्ट्रपति चुने गए थे श्रीलंका के, वो पद छोड़ने और देश से भागने के पहले कुछ ही दिन पहले श्रीलंका में लोगों के द्वारा ही चुन करके आए थे और इस प्रकार से उन्हें देश छोड़ करके भागना पड़ा और दोनों को 40% से ऊपर वोट मिले थे। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि जनता जिसे स्वीकार करे वही समझिए कि सत्ता है या अथॉरिटी है, और उसके साथ लेजिटिमेसी इसीलिए कहा जाता है पावर के साथ लेजिटिमेसी, यानी अगर शक्ति के साथ वैधानिकता को जोड़ा जाता है
तब जाकर के वो प्राधिकार या सत्ता का रूप होता है, यानी अथॉरिटी का रूप होता है। तो इस तरह से आप पहले कार्ल मार्क्स और एंगल्स को दीजिए, जो बताइए, जो कि क्लास स्ट्रगल, वर्गीय संघर्ष के रूप में चित्रित करते हैं इसको, पावर को, और बताते हैं भाई अमीरों के पास तो सारे संसाधन होते हैं, गरीबों के पास तो श्रम बेचने के सिवा कोई दूसरी चीज़ होता ही नहीं है। श्रम को बेचते हैं, उनका बच्चा रोता है दूध के लिए, वो अपना श्रम बेचते हैं, तब वो बाज़ार से दूध खरीद के लाते हैं। दूध भी पैकेट वाला बनाने का काम अमीर आदमी ही करता है। मोटे तौर पर कार्ल मार्क्स और एंगल्स का जिक्र करेंगे, उसके बाद से मैक्स वेबर का जिक्र करेंगे। आप चाहें तो मैक्स वेबर की पुस्तक सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का भी जिक्र कर सकते हैं, जो कि उनके मरणोपरांत प्रकाशित हुआ। 1920 में उनका देहांत हो गया, उसी के तुरंत बाद प्रकाशित किया गया इसको। उसके बाद मैरी पार्कर फोलेट का भी जिक्र कर सकते हैं, जिन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया। पावर को पावर ओवर कहती हैं, और पावर अथॉरिटी को पावर विद कहती हैं, यानी जिसे लोग स्वीकार करें उसे अथॉरिटी कहते हैं। जैसे डीएम आप बनेंगे तो डीएम साहब कोई काम करते हैं ज़िले में, उसे लोग कहते हैं नहीं डीएम साहब ठीक कर रहे हैं, कानून सही है। तो लोग जब उसे स्वीकार करते हैं तो वो अथॉरिटी का रूप होता है। इसीलिए मैक्स वेबर ने प्राधिकार अथॉरिटी को करिश्मेटिक, ट्रेडिशनल और ब्यूरोक्रेटिक लेजिटिमेट के रूप में परिभाषित किया है। दूसरे शब्दों में आधुनिक नौकरशाही जिस प्राधिकार का प्रयोग करती है, जिस सत्ता का प्रयोग करती है, जिस अथॉरिटी का प्रयोग करती है, उसे लोग स्वीकार करते हैं और वो कानून के दायरे में करती है। यही कारण है कि डेमोक्रेसी में रूल ऑफ लॉ यानी विधि का शासन सबसे महत्वपूर्ण होता है। देखने में तो लगता है कोई प्रधानमंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है, लेकिन वो कानून के बाहर नहीं जा सकते। अगर जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट उस पर हथौड़ा चला देगा, या हाई कोर्ट भी हथौड़ा चला सकता है। दोनों सुपीरियर कोर्ट हैं। हालांकि संविधान की व्याख्या का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट के पास ही होता है। जो भी है, कहने का तात्पर्य ये है कि जो वर्तमान शासक वर्ग है, अब मैं किम जोंग उन या किसी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे व्लादिमीर पुतिन है, जैसे चाइना में शी जिनपिंग हैं, जैसे क्यूबा में फिडेल कास्ट्रो के छोटे भाई राउल कास्ट्रो जो इस समय वहाँ के राष्ट्रपति हैं। मैं इन लोगों की बात नहीं करता, इन लोगों के सामने तो कोर्ट कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब बांग्लादेश में भी वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने त्यागपत्र दे दिया है, क्योंकि उन्होंने भी सेना में स्वतंत्रता सेनानियों को दिए जाने वाले 30% आरक्षण को जायज़ ठहराया था। खैर, अब विद्रोहियों के दबाव में उन्होंने भी त्यागपत्र दे दिया है। तो मोटे तौर पर कहने का जो तात्पर्य ये है कि मैं इन देशों की चर्चा नहीं करता, ना सऊदी अरब की चर्चा करता हूँ, तो पूरी तरह से राजशाही है। कतर की भी चर्चा नहीं करता। ज़्यादातर इस्लामिक राज्य तो पूरी तरह से नौकरशाही की पूरी तरह से राजशाही ही हैं। वो नौकरशाही का वहाँ चलता नहीं है, तो जजेस का कहाँ तक चलेगा। लेकिन जो अमेरिका जैसे देश हैं, ब्रिटेन जैसे देश हैं, जहाँ ये माना जाता है कि जजेस स्वतंत्र होकर के कार्य करते हैं, भारत भी वैसे ही है। यहाँ किसी राजनीतिक दबाव के बिना वो काम करते हैं। ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि अगर ट्रू डेमोक्रेसी है तो वहाँ रूल ऑफ लॉ यानी विधि का शासन ही प्रमुख होगा। जहाँ विधि का शासन होगा, वहाँ जो भी काम होगा उसे ज़्यादातर कामों को लोग स्वीकार करेंगे, यानी वहाँ अथॉरिटी का ही रूप दिखाई पड़ेगा, और वो लेजिटिमेट होगा यानी वैधानिक होगा। पावर का रूप कम दिखाई पड़ेगा। ये दूसरी बात है कि जो अथॉरिटी में है वो अपने पावर का बेजा इस्तेमाल करें, कुछ ऐसे इस्तेमाल करें जिसमें गरीब और अनपढ़ लोग समझ ना पाएँ, और वो डरें दरोगा जी से कि भाई दरोगा जी उठा के अंदर कर देंगे और कोई धारा लगा देंगे। उनको नहीं पता है हैबियस कॉर्पस या अन्य चीज़ों के बारे में। दूसरे शब्दों में उनको सुप्रीम कोर्ट के पावर या हाई कोर्ट के रिट पावर, जो कि जुरिस्डिक्शनल पावर है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, उसके बारे में उनको पता नहीं है। तो डर करके काम भले ही कर दें। लेकिन सच्चाई ये है कि ज़्यादातर लोग इस बात से भिज्ञ होते हैं कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। जो सही हो रहा है वही वैधानिक है, वही लेजिटिमेट है। तो मैरी पार्कर फोलेट को परिभाषित करने के बाद आप बर्ट्रैंड रसल को 1938 में उन्होंने एक किताब लिखी थी, अ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव नाम से किताब लिखी थी, ठीक है। तो उसमें उन्होंने न्यू सोशल एनालिसिस नामक किताब लिखी थी 1938 में। उन्होंने पावर को परिभाषित करते हुए कहा था कि ये जो है ये प्रोडक्शन ऑफ इंटेंडेड एफर्ट्स, यानी जो आप सोचते हैं उसी तरह का प्रभाव दिखाई पड़े लोगों पर, उसे पावर कहते हैं। दूसरे शब्दों में
आप जैसी कल्पना करते हैं उसी तरह से चीज़ें घटित होने लगें, इसका मतलब आप पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। H.B. वाइजमैन ने 1966 में पॉलिटिकल सिस्टम और सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक में लिखा कि भाई अगर आप अपनी इच्छा को लोगों के विरोध भी लागू कराने में सफल हो जाते हैं, इसका मतलब आप पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी प्रकार से आगे चल कर के बहुत बाद में 1990 के दशक में रॉबर्ट डाल ने लिखा कि अगर आप कंप्लायंस करते हैं, यानी किसी चीज़ का अनुपालन करते हैं, किसी के आदेश का अनुपालन करते हैं, तो वो पावर है। अगर आप अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको कठिन दंड भुगतने की चेतावनी दी जाती है, तो वो नॉन कंप्लायंस जो है ऑर्डर, वो पावर नहीं है। दूसरे शब्दों में मोटे तौर पर गला दबा करके जो काम आपसे कराया जाए वो पावर है, और जो जिसे खुशी खुशी रजामंदी के साथ आप करें और ये मान करके करें कि ये कानूनी रूप से जायज़ है और ऐसा होना ही चाहिए, तो इसे अथॉरिटी का रूप आप कह सकते हैं, अथॉरिटी के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो लेजिटिमेट है, यानी पावर के साथ अगर लेजिटिमेसी को आप ऐड कर देंगे तो वो इज इक्वल टू अथॉरिटी हो जाएगा। इसी तरह से चीज़ों को परिभाषित करना, यही इवैल्यूएशन और यही कंक्लूजन है। इवैल्यूएशन के बाद जो कंक्लूजन आएगा उसमें आप यही दीजिए। कंक्लूजन में आप मैरी पार्कर फोर्ट वगैरह का जिक्र कर सकते हैं, जिन्होंने पावर ओवर और पावर विद को, जो एक्सेप्टेंस पर आधारित उसको पावर विद कहा है, जो विरोध पर आधारित उसके बाद भी आप काम कराने में सफल हो जाते हैं उसको पावर ओवर का नाम दिया है। तो मोटे तौर पर आप मैरी पार्कर फोर्ट को भी कंक्लूजन में ला सकते हैं, कंक्लूजन को संक्षिप्त रख सकते हैं। और मान लीजिए 250 शब्द में लिखना है तो 150 शब्द में आप इंट्रोडक्शन और एक्सपेंशन को दे दीजिए, और 100 शब्द में इवैल्यूएशन और कंक्लूजन को दे दीजिए। इस प्रकार से आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा और एग्जामिनर को ये समझ में भी आ जाएगा कि आप पावर, अथॉरिटी और लेजिटिमेसी को ठीक तरीके से समझते हैं। इससे आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।